नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। मैं हूं दीपाली राणा और आपके तमाम सवाल पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए, इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए शो में हम शामिल करते हैं। क्वेरीज आपके लेंगे। उससे पहले आज के मेहमान से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित गैंग हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित नमस्कार, स्वागत है आपका। और मोहित से आपकी क्वेरीज लें उससे पहले आज ELSS फंड्स के बारे में समझ लेते हैं कि पैसिव ELSS फंड्स होते क्या हैं, क्या इनकी रेलेवेंस है अगर कोई इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में हासिल करता है, क्या सिर्फ ये टैक्स बचाने के ही अच्छे ऑप्शन है या अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं, ये तमाम बातें समझते हैं। तो मोहित बताइए क्या खास बारीकियां हैं ELSS फंड्स की। जी दीपाली, धन्यवाद शो में शामिल करने के लिए। तो देखिए, अभी हाल ही में सेबी ने एक नया रेगुलेशन निकाला है जिसमें उन्होंने जो ELSS कैटेगरी है, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड की जो कैटेगरी है, वहां पर उन्होंने पैसिव म्यूचुअल फंड्स भी अलाउ कर दिया है। पर सेबी ने ये बोला है कि जो एग्जिस्टिंग ELSS अगर आपका ऑलरेडी चल रहा है तो सेबी के कैटेगराइजेशन रूल के हिसाब से आप एक कैटेगरी में एक ही स्कीम रख सकते हैं। तो जो फंड हाउस पहले से ELSS चला रहे हैं, उन्हें अगर पैसिव ELSS लॉन्च करना है तो उन्हें अपने एग्जिस्टिंग ELSS स्कीम्स में जो इनफ्लोज हैं, जो पैसा आ रहा है, उसे रोकना पड़ेगा और नया स्कीम वो तब लॉन्च कर सकते हैं। मुझे लगता है निवेशकों के लिहाज से दीपाली ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे ना सिर्फ भारत में पर ग्लोबली जो पैसिव कैटेगरी है वो बहुत बड़ी होती जा रही है। पैसिव कैटेगरी का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर ये होता है कि वहां आपको एक सही तरीके से आप इंडेक्स को कॉपी कर सकते हैं। तो आपको किसी भी निवेशक फंड मैनेजर की स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आज ELSS में अक्सर देखा जाता है कि फंड मैनेजर्स काफी जगह मिड कैप, स्मॉल कैप का भी कंपोजिशन ले लेते हैं। यहाँ पर अगर एक पैसिव निफ्टी बेस्ड ELSS मिल जाएगा तो आप पूरी तरह से लार्ज कैप ELSS में इन्वेस्ट कर सकेंगे। दूसरा, ELSS कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जहां पर की एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है। तो पैसिव यहां पर आने से आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम हो जाएगा और इससे निवेशकों के रिटर्न लंबी अवधि के लिए बढ़ जाएंगे। हालांकि इन सबके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जो नया टैक्स रिजीम आया है उसके चलते अगर आप किस टैक्स रिजीम में जा रहे हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपको ये ELSS कैटेगरी का चुनाव करना है आगे जाकर, ये इसका चुनाव नहीं करना है। पर मुझे लगता है कि भारत में जो पैसिव कैटेगरी है वो बहुत बड़ी बनती जाएगी धीरे धीरे, और स्पेशली ELSS में भी आप देखेंगे कि ये कैटेगरी पूरी तरह से आगे छाने लगेगी। ओके, चलिए। तो पैसिव ELSS फंड्स के बारे में तमाम बातें आपको बताई हैं मोहित ने। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, पूछ सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी क्वेरीज हम लेंगे, क्योंकि फिलहाल जो राय मोहित ने दी उन्होंने तमाम जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं पैसिव ELSS फंड्स से जुड़े हुए वो सभी टच किए। इसलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेरीज ले लेते हैं। सुमित रावत पश्चिम बंगाल से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सुमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। गुड इवनिंग। जैसा पोर्टफोलियो है, मैंने दो सेक्शन में डिवाइड किया है इसको। एक है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट जिसमें लगभग 20+ ईयर्स का होराइजन है, और सेकंड है 4 to 6 ईयर्स में शॉर्ट टर्म अगर कुछ आता है 5-6 साल के इमरजेंसी के लिए, तो वो एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो एक रखा है। तो कि सुमित, आपने दो जो गोल्स बताए, क्या आप रिपीट करेंगे? कितने होराइजन में कितनी आप राशि एक्यूमुलेट करने का प्लान कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा एक शॉर्ट टर्म गोल है और एक लॉन्ग टर्म गोल है, करेक्ट? हाँ, राइट। दो पोर्टफोलियो हैं, जैसा मेरा मेल में भेजा है मैंने। तो जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है उसका टारगेट है 1 crore in 20 years और एंड 3 crore in 25 years। और जो शॉर्ट टर्म का है उसका दूसरा आपने बताया 25 ईयर्स में 3 crore। यस। ओके, और शॉर्ट टर्म में? हाँ, शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अगर कुछ रिक्वायरमेंट आती है तो उस तरह से एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो के डिजाइन किया है। और शॉर्ट टर्म के लिए आप ड्यूरेशन क्या मान के चल रहे हैं? 6 years, 4 to 6 years। 4 to 6 years, ठीक है। तो आपके दो पोर्टफोलियो हैं, एक है आपका शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो और एक है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। यानी मोहित, मैं क्लैरिटी दे दूं, इनके दो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, एक 20 ईयर्स में 1 crore और एक 25 ईयर्स में 3 crore। ये तो इनके दो लॉन्ग टर्म टारगेट हो गए। एक शॉर्ट टर्म टारगेट है 4 to 6 ईयर्स में। इसके लिए कोई टारगेट या कोई अमाउंट इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, बट 4 to 6 ईयर्स के होराइजन के लिए ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप एक ऐसे समझ सकते हैं कोई इमरजेंसी फंड ये क्रिएट करना चाहते हैं, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर सकें।
फिलहाल इनकी जो SIP चल रही है, पहले मैं शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो बता देती हूँ। वो है कैनरा रोबो का स्मॉल कैप 2500, IDFC मिड कैप 1000, एक्सिस स्मॉल कैप 1000, पराग पालिक टैक्स सेवर 1000। तो यानी जो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है उसमें ये ऑलमोस्ट 5500 की SIP कर रहे हैं। अब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसमें कैनरा रोबो का ब्लू चिप, HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड, एक्सिस मल्टी कैप, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और ICICI प्रू नेस्डेक इंडेक्स फंड है। यहाँ जो इनकी टोटल SIP चल रही है वो 12,500 की है। तो पहले तो बताइए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कैसा है, गोल्स हासिल करने के लिए कितना और इनको इन्वेस्ट करना होगा, क्या सजेशंस? जी दीपाली, तो देखिए यहाँ पर अगर उन्हें जो रकम 20 साल में इकट्ठी करनी है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इन्हें करीब 11,000 रुपए की मंथली SIP करनी है। और अगर इन्हें जो रकम 3 करोड़ की 25 साल में इकट्ठी करनी है उसमें अगर देखा जाए तो इन्हें 17,000 रुपए का SIP मंथली करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने अज्यूम किया है 12% का रिटर्न इक्विटी स्कीम्स के अंदर, तो टोटल 28,000 रुपए का आपको निवेश करना पड़ेगा। ये तो हुई आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात। अगर आप 18,000 रुपए जो कि आपका करंट सिप अमाउंट है, अगर आप उसे ही चलने दें पूरा 20 साल के लिए 12% के हिसाब से, तो कुछ 1.8 करोड़ के आसपास की रकम आप इकट्ठी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब आप 20 साल के बाद में आप कितना पैसा उसमें से विड्रॉ करते हैं। अगर मान लीजिए जो आपका 20 साल का गोल है, आप उसमें से अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं और फिर जो बची हुई रकम है कुछ 80 लाख रुपए आपके पास में बच जाएगा, 1.8 करोड़ जो इकट्ठा होगा उसे आप अगले 5 साल के लिए चलने दीजिए और अगले 5 साल के लिए भी आपकी जो दूसरी 18,000 रुपए की सिप है वो भी अगर आप चलने दें तो आप अपने गोल से जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट रह जाएंगे। तो मुझे लगता है धीरे धीरे आपको अपने सिप का एलोकेशन साल दर साल थोड़ा सा बढ़ाना होगा। फिलहाल के लिए जो आपने स्कीम सिलेक्शन किया है वो स्कीम सिलेक्शन काफी अच्छा है, उसमें कहीं पर आपको जोड़ तोड़ की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, हो सके तो एक इंडेक्स फंड को शामिल कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप एलोकेशन के लिहाज से, तो वो काफी अच्छा रहेगा। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आप कमोडिटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, जहां पर आप एक गोल्ड बेस्ड फंड या SGB का एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो को दे सकते हैं। ओके, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर भी सलाह दी गई है, साथ ही आपको कितनी SIP करनी पड़ेगी अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, उससे भी उसके बारे में भी बताया मोहित ने। तो आपको फिलहाल जो SIPs कर रहे हैं उसको इंक्रीज करना पड़ेगा अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। गुरदीप है अगले और हमारे साथ। गुरदीप नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? गुरदीप, अगर आपको आवाज आ रही है तो अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। चलिए, इन तक ऑडियो नहीं जा रही है, शायद इनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो जो डिटेल्स इन्होंने हमें भेजी उसके बेसिस पे इनका सवाल ले लेते हैं। 35 इयर्स इनकी एज है, फिलहाल 34,000 की SIP चल रही है इनकी म्यूचुअल फंड्स में। इसके अलावा PPF में 7 लाख का निवेश है, NPS में 5,000 मंथली ये डाल रहे हैं और साथ ही ESOPs में भी इनका 6 लाख का निवेश है। इक्विटी में भी ये मंथली SIP कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं। इनके काफी सारे गोल्स हैं। 10 इयर्स में 80 लाख, 25 इयर्स में बच्चों की शादी के लिए 70 लाख, 21 साल में हायर एजुकेशन के लिए 1 करोड़, अगेन 18 साल में पढ़ाई के लिए 1 करोड़ और 20 साल में रिटायरमेंट के वक्त 4 करोड़। तो काफी सारे गोल्स हैं और टारगेट्स भी इनके ठीक ठाक हैं। फिलहाल देखिए इनका पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर एक चीज है देखने वाली कि काफी जो एलोकेशन इन्होंने किया हुआ है पोर्टफोलियो में वो काफी वेरी करता है। किसी फंड में ये सिर्फ 1500 डाल रहे हैं तो किसी फंड में 10,000 की भी इनकी इन्वेस्टमेंट है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 10,000, एक्सिस स्मॉल कैप में 8,000, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 5,500, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 4,000, SBI स्मॉल कैप में 1,500 और US इक्विटी म्यूचुअल फंड में 5,000। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो प्लस इनके मल्टीपल गोल्स पर आपकी राय। फिलहाल जो इनकी टोटल SIP की वैल्यू है वो 34,000 के आसपास है। जी दीपाली, तो देखिए इन्होंने काफी अच्छे से, अच्छी बात यह है कि गुरदीप जी ने काफी अच्छे से अपने गोल्स डिफाइन किए हैं। उन्हें पूरी तरह से मालूम है कि उनके फाइनेंशियल लक्ष्य क्या है, किस तरफ उनको बढ़ना है और उसके लिए उन्हें क्या करना है। तो उसके लिए मैं पहले उन्हें बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी कर रखा है अक्रॉस एसेट्स, काफी तरह के एसेट शामिल कर रखे हैं। PPF में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, NPS में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो एक लिहाज से बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को संभाला है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि
इनके पोर्टफोलियो में कुछ छोटे मोटे सुझाव है जो मैं एक बार फिर से इन्हें बता देता हूं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इनका जो एलोकेशन है, उस फंड के तहत आपको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इक्विटी दोनों में एक्सपोजर मिलता है। अब इन्होंने खुद से भी 5,000 रुपए, जैसा इन्होंने लिखा है, वो यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब शायद वो डायरेक्ट स्टॉक्स में कर रहे हैं या फिर वो किसी यूएस बेस्ड फंड में कर रहे हैं। तो यहां पर वो देख सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में भी काफी सारे यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं। तो उन्हें जरूरत है कि वो देखें कि इसका रेप्लिकेशन ना हो और उसका रेप्लिकेशन वो थोड़ा सा अवॉइड कर सकें। दूसरी बात ये कि मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्होंने काफी अच्छा सिलेक्शन कर रखा है, कंसिडरिंग कि इनके गोल्स सारे लॉन्ग टर्म है, तो वो इन्हें कायम रखना चाहिए। स्मॉल कैप में भी इनका सिलेक्शन काफी अच्छा है। और जो सिप्स हैं इनके, अब देखिए फ्यूचर, इनके जो गोल्स हैं, जो फ्यूचर वैल्यूज इन्होंने दे रखी हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इनकी जो रकम इन्हें इकट्ठी करनी है वो काफी कम पड़ जाएगी, जिस तरह से इन्होंने अपने गोल्स डिफाइन किए हैं। अब यहाँ पर इन्हें अगर अपने सारे गोल्स मीट करने हैं तो इन्हें जो इक्विटी का एसआईपी है उसे धीरे धीरे बढ़ाकर 71,000 तक ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर ये अपने सारे जो लक्ष्य हैं दूरगामी, उन्हें पूरी तरह से हासिल कर पाएंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं दीपाली, और हमने आपके माध्यम से वो कैलकुलेशंस आपको भेजी हैं, तो आप चाहें तो आगे गुरदीप जी को शेयर कर सकते हैं। और उसमें अगर ये डेट और एनपीएस में से विड्रॉ करते हैं पहले और इक्विटी को लंबी अवधि तक चलने लेते हैं, यानी कि इक्विटी के गोल्स को लास्ट में विड्रॉ करते हैं, तो ये 63-64 हजार की एसआईपी से भी इनके पोर्टफोलियो में काम चल जाएगा। बट सोचने वाली बात ये होगी कि इन्हें धीरे धीरे अपने एसआईपी की रकम को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा, बिकॉज इनके गोल बहुत बड़े हैं। हालांकि इनके पास टाइम काफी है और ये धीरे धीरे उस रकम की तरफ अच्छे से बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपका जो गोल है वो हासिल आप कर सकते हैं। एसआईपीज कंटिन्यू कीजिए, इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, एसआईपी में भी एलोकेशन बढ़ाइए, जितना एक्यूमुलेट कर लेंगे उतना बेहतर ही है। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो वैसे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, 1-2 फंड से आप निकल सकते हैं, जिसमें यूएस इक्विटी फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप एसआईपी इंक्रीज कर सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड में भी आप निवेश कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए। पंचम मिश्रा आसनसोल पश्चिम बंगाल से हैं हमारे साथ। मिश्रा साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, एक्चुअली मेरा जो एसआईपी है वो 15,000 का है। मैंने डिटेल आपको भेजा हुआ है। ओके। और मुझे ये जानना है कि 15 ईयर में ये मेरा गोल 1 करोड़ का अचीव होगा या नहीं होगा। कोई चेंजेज अगर वो है तो बताइए, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। तो आपका 39 ईयर्स एज है, फिलहाल 15,000 की एसआईपी है। टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी आपकी अभी? $15 ईयर्स में 1 करोड़ का इनका टारगेट है। फिलहाल एसआईपी में इनकी बता दो तो एसबीआई कॉन्ट्रा 2,500 रुपए, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 3,000, क्वांट मल्टी कैप में 3,000, कैनरा रोबो स्मॉल कैप 2,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2,000, क्वांट टैक्स से वो 1,000 और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 1,500। तो इनका पोर्टफोलियो प्लस इनके गोल्स पर आपके सजेशंस। जी दीपाली जी, देखिए कि सबसे पहले मैं इनके गोल्स की बात करता हूं, तो इन्हें जो 1 करोड़ का लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है अपने लिए, 15 साल की अवधि इन्होंने निर्धारित की है, मुझे लगता है सबसे पहले इनको अपने सिप के अमाउंट को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 करना होगा। मैं फिलहाल के लिए इनके करंट पोर्टफोलियो को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, जिसकी रकम इन्होंने बताई है 1,10,000 के करीब, पर अगर 15,000 से अपनी सिप को 20,000 कर देंगे तो इनका जो लक्ष्य है वो इसे आसानी से हासिल कर लेंगे। ये मैंने फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से किया है। अगर आप सोचें कि ये आज की वैल्यू के हिसाब से 1 करोड़ सोच रहे हैं, तो फिर इन्हें 2 करोड़ 7 लाख के करीब इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके लिए इन्हें अपने सिप की रकम को 40,000 तक ले जाना पड़ेगा। ओवरऑल पोर्टफोलियो की जहां तक बात है दीपाली, तो देखिए थोड़ा सा अग्रेसिव पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया है। इसमें मिड कैप एलोकेशन काफी अच्छा किया है इन्होंने, ओवरलैप भी नहीं है वहां पर फंड्स के बीच में। फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी को भी इन्होंने पूरी तरह से शामिल किया है। वैल्यू और कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी जो होती है वो करंटली बहुत अच्छी कर रही है। पिछले 2-3 साल हमने देखा कि मोमेंटम और क्वालिटी का दबदबा रहा मार्केट में, पर फिलहाल लास्ट 6 महीने साल भर से अगर आप देखेंगे तो वैल्यू ने एक वापस अच्छा जोर पकड़ा है और वैल्यू फंड्स अच्छे कर रहे हैं। तो एसबीआई कॉन्ट्रा जो इनके पास है उसे वो होल्ड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वांट जो एएमसी है दीपाली, ये हमने काफी निवेशकों के पोर्टफोलियो में देखा है फिलहाल।
ये थोड़ा सा अग्रेसिव कॉल है। अगर ये क्वांट एएमसी की फिलॉसफी से इत्तेफाक रखते हैं और इन कंफर्टेबल है तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज वो थोड़ा सा अग्रेसिव कॉल है मेरे हिसाब से। और इनके पास क्वांट एक्टिव और क्वांट टेक्स दोनों ही फंड्स हैं, जहां पर कुछ 65% पोर्टफोलियो कॉमन है। तो इन्हें चाहिए कि उसमें से कोई एक फंड को बरकरार रखे, दोनों फंड्स की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज बहुत कॉमन पोर्टफोलियो है। नए एलोकेशंस के लिहाज से मैं बोलना चाहूंगा कि ये एक फ्लेक्सी कैप में अपना एलोकेशन थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ये एक इंडेक्स फंड जिसमें आईसीआईसीआई या फिर आईडीएफसी इंडेक्स फंड का शुमार कर सकते हैं, और चाहें तो थोड़ा सा कमोडिटी डाइवर्सिफिकेशन एक गोल्ड फंड या फिर एसजीबी के थ्रू कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर सलाह दी गई है। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो आप थोड़ा एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो ऑल्दो काफ़ी अग्रेसिव है। रही बात आपके गोल की, तो आप 20 इयर्स के बाद अगर होराइजन देंगे तो आप पैसा भी आपका बढ़ सकता है। रही बात आपके 1 करोड़ के टारगेट की 15 इयर्स में, तो वो तो आप हासिल कर सकेंगे इसी एसआईपी से। 20,000 के आसपास की एसआईपी पर्याप्त रहेगी आपके गोल को अचीव करने के लिए। और अब सवाल ले लेते हैं एक ईमेल के थ्रू। टीयू जैन ने एक सवाल भेजा है। इन्होंने 5 लाख लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है, और इनफैक्ट 50 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो कैसा है, कोई बदलाव की जरूरत है या फिर नहीं। बात करें इनके फंड्स की, तो इनके पास एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, यहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है 30 लाख की। पीजीएम इंडिया मिड कैप में 6 लाख, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी 7 लाख, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3.5 लाख, एक्सिस स्मॉल कैप में 2 लाख, एसबी स्मॉल कैप में 1 लाख, कोटक स्मॉल कैप में 50,000। स्मॉल कैप में काफी एक्सपोजर है इनका। और कैसा लग रहा है इनका लमसम इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो? कोई चेंजेस या इसी के साथ कंटिन्यू करें? तो देखिए, टीनू जी का जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़े से सुझाव है मेरी तरफ से। जो एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इन्होंने ले रखा है बहुत ही अच्छा फंड है, पर उसका जो एलोकेशन है वो इनके पोर्टफोलियो का 60% है। 50 लाख के पोर्टफोलियो में करीब 30 लाख उन्होंने एक ही सिंगल फंड में डाल रखा है। मेरे हिसाब से इतनी बड़ी रकम किसी एक सिंगल स्कीम में होना थोड़ा ओवर कॉन्सेंट्रेशन है। इन्हें चाहिए कि इसे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, या तो दूसरी स्कीम्स में अपने एलोकेशन को बढ़ाए ताकि इसका प्रतिशत थोड़ा कम हो जाए, या फिर इसमें से ये कुछ रकम कम कर एक इंडेक्स फंड में मूव कर सकते हैं। चाहे तो एचडीएफसी का ही निफ्टी इंडेक्स फंड ले लीजिए और धीरे धीरे इसमें से थोड़ी सी रकम कम करके उसमें शामिल कर लीजिए। इससे आपके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप का इंक्लूजन भी हो जाएगा, जो फिलहाल आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। टीम, ये तो था पहला सुझाव। दूसरी बात, आपके स्मॉल कैप स्कीम्स के जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छे हैं, काबिल तारीफ है। आपने जो 3 स्मॉल कैप स्कीम्स ली हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, पर अगर आप उसमें एलोकेशन देखें तो बहुत ही छोटा है। एक में 50,000, एक में 1 लाख, जो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को जस्टिफाई नहीं करता। इसमें दीपाली, एक वॉरेन बुफे का बहुत पुराना सेइंग है। वो बोलते हैं कि आप कहाँ या किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं वो एक टाइम इंपॉर्टेंट होता है, आप कब इन्वेस्ट करते हैं वो 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आप कितना इन्वेस्ट करते हैं वो 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सिर्फ अच्छा स्कीम, अच्छा टाइमिंग, बट अच्छा एलोकेशन भी बहुत जरूरी है। तो आप स्मॉल कैप में अपने एलोकेशन को थोड़ा सा बढ़ाइए। यहाँ पर बहुत कम एलोकेशन आपने दे रखा है, उसे आपको इंक्रीज करने की जरूरत है। तो यही 2 मेरे सबसे बड़े सुझाव है इनके पोर्टफोलियो के लिए। बट ओवरऑल स्कीम सिलेक्शन इन्होंने काफी अच्छा किया है। ओके, स्कीम सिलेक्शन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है विद रिगार्ड्स टू अमाउंट एलोकेटेड। तो उस हिसाब से थोड़े से चेंजेस कीजिए, बाकी इन्वेस्टेड रहिए। चलिए फटाफट से मोहित के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो। तो ये वो चॉइसेस है जिनके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। बताइए मोहित, कौन से फंड्स पिक किया आपने? जी, तो दीपाली, मैं थोड़ी सी कैटेगरीज बताता हूँ और उसके अंदर में जो हमारे टॉप पिक्स हैं वो आपके साथ में साझा करता हूँ। तो यहाँ पर लार्ज कैप कैटेगरी जो हमेशा से बहुत ही स्टेबल कैटेगरी रहती है, वहाँ पर हमें इंडेक्स फंड ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा सुझाव रहेगा प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर आईडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसमें से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। जो डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है, जिसके अंदर मैं फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड, मल्टी कैप इन सब को डालता हूँ, वहाँ पर मल्टी कैप कैटेगरी हमें ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ कोटक मल्टी कैप या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप स्कीम का आप चुनाव कर सकते हैं। जो मिड कैप कैटेगरी है, वहां पर मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर के पास में एक स्मार्ट बीटा यानी फैक्टर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और एक एक्टिव फंड होना चाहिए। तो वहां पर डीएसपी क्वालिटी 50 मिड कैप 150 इंडेक्स फंड या फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी का आप चुनाव कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एक कैटेगरी हमें बहुत पसंद है वो है मल्टी एसेट कैटेगरी।
जिसमें आपके पास में इक्विटी, डेट, कमोडिटीज और थोड़ा बहुत रीट, इनबिट, इन सब का एक्सपोजर रहता है। तो यहाँ पर HDFC मल्टी एसेट या फिर प्रू ICICI मल्टी एसेट फंड का आप चुनाव कर सकते हैं। ये सभी हमें काफी अच्छे लगते हैं। ओके, चलिए, तो ये 4 फंड्स हैं, नोट कर लीजिए, इनके साथ आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत। शुक्रिया मोहित आने के लिए शो में और अपने सुझाव और अपने पिक्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ यो मनी में एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।